अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3.4 एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस क्या होता है इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। बेसिकली एल्गोरिदम एनालिसिस में हम किसी भी एल्गोरिदम की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है अपने एक्शंस को कितने टाइम में या कितनी जो है स्पेस रिक्वायर होती है उसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसको मैं आपको मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है सर्चिंग के 3 एल्गोरिदम्स हैं। हमने सर्चिंग का एक्शन परफॉर्म करवाना है किसी भी लिस्ट के ऊपर। कोई हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल डेटा मौजूद है, हमारे पास 1000 से 2000 जो है बंदों का डेटा उसके अंदर मौजूद है लिस्ट के अंदर। तो उस लिस्ट के ऊपर हमने जो है सर्चिंग का एल्गोरिदम परफॉर्म करना है और अपनी डिज़ायर जो हमारी इनपुट होगी, आउटपुट होगी, उसके मुताबिक हमने उसके ऊपर सर्चिंग करनी है। तो उस सर्चिंग के लिए हमने सबसे पहले हमने उन तीनों एल्गोरिदम्स की जो है हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को चेक करना है। ये क्या होते हैं, इनको भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो किसी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स या 3 एल्गोरिदम्स मौजूद हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब उन 3 मेथड्स को, 3 एल्गोरिदम्स को हम चेक करेंगे और चेक करने का बेसिकली मकसद क्या है कि उन तीनों में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस एल्गोरिदम की है, ये हम इसके ज़रिए से चेक कर सकते हैं एल्गोरिदम एनालिसिस से। बेसिकली एल्गोरिदम एनालिसिस हमें क्या बताता है, वो हमें बेस्ट एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। हमारे हमारे पास जितने भी एल्गोरिदम्स होंगे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सब में से हमें वो क्या करेगा, बेस्ट एल्गोरिदम बताएगा कि ये बेस्ट एल्गोरिदम है। वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स के ऊपर बताएगा कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल जो सेकंड एल्गोरिदम है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम जो है वो एक्शंस को परफॉर्म करने में लेता है। तो इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। Algorithm analysis is the process of determining the computational complexity of algorithm। बेसिकली एल्गोरिदम एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिदम की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, विच इंक्लूड्स देयर टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इनको हम इसी वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे किसी एल्गोरिदम की चेक करेंगे और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम कैसे चेक करेंगे। दिस एनालिसिस हेल्प प्रिडिक्ट एल्गोरिदम परफॉर्मेंस एंड क्रूशियल फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट एल्गोरिदम फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम क्या हमें प्रिडिक्ट करके देता है, हमें बेसिकली ये हमें एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस बताता है और हमें बताता है कि इनमें से बेस्ट कौन सा एल्गोरिदम है जिसे हमने किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको मिसाल के अंदर भी बताया था कि हमारे पास सर्चिंग के 3 एल्गोरिदम हैं, तो उनमें से बेस्ट की सिलेक्शन के लिए हम तीनों का एल्गोरिदम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हमारे पास जो एल्गोरिदम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा उस एल्गोरिदम को हम यूज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास एल्गोरिदम एनालिसिस। तो एल्गोरिदम एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं, जो सबसे पहला पैरामीटर जो हमने चेक करना है वो है टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको रीड आउट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ ए मेजर ऑफ हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीज एज द साइज ऑफ इनपुट डेटा ग्रोज। यहाँ पर बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनपुट इंक्रीज करती जाएगी, हमारा जो है हमारे पास जो रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम है, वो भी इंक्रीज करता जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि ये रनिंग टाइम एग्जीक्यूशन टाइम नहीं है प्रोग्राम का, ये रनिंग टाइम है कि हमारे पास एक एल्गोरिदम जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं उनको कितने टाइम के अंदर परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास जो हमने इनपुट दी है उस इनपुट के बिहाफ के ऊपर हमारा जो एल्गोरिदम है, जितने उसके ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को कितने टाइम के अंदर परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम को हम कह रहे हैं रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। इसको मैं मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 है और हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लूप n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और उसके बाद n इज़ इक्वल टू n प्लस 1। तो ये मैंने एक कोड आपके सामने लिखा है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हमारी इनपुट जो है वो क्या है, n इज़ इक्वल टू 1। n हमारी इनपुट है। अब उस इनपुट के बिहाफ के ऊपर ये जो हमारी वाइल लूप है ये कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। यहाँ पर हमारे पास n जो है 1 है, तो ये एक बार ये एग्जीक्यूट होगी तो ये एक ऑपरेशन होगा। तो एक ही हमारे पास इनपुट थी और एक ही हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। एक इनपुट थी और एक ही ऑपरेशन जो है हमारे पास परफॉर्म हुआ। तो इसका जो रनिंग टाइम है एल्गोरिदम का, इस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम जो होगा वो शॉर्ट होगा, बहुत ही कम होगा। अब हम यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे फ़र्ज़ कर लें 5 कर देते हैं। तो अब हमारी इनपुट क्या हो गई,
हमारी इनपुट होगी n इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर हमारे जो ऑपरेशंस होंगे वो कितने परफॉर्म होंगे, ये जब हमारी वाइल लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो यहाँ पर 1 होगा, दोबारा से ये एग्जीक्यूट करेगी, फिर यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो n की वैल्यू है वो 2, 3 और वो हमारी 5 तक बढ़ती रहेगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो कितने होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे 5, और हमारी इनपुट भी कहाँ तक जाएगी, 5 तक हमारी इनपुट जो है वो ग्रो करेगी, और हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी 5 होंगे। तो जैसे जैसे हमारी इनपुट ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ इनपुट जो है वो ग्रो करेगी, हमारे ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ने के साथ क्या होगा, हमारा रनिंग टाइम जो है, एल्गोरिदम का रनिंग टाइम वो भी बढ़ता जाएगा। तो इनपुट को बढ़ाने से यहाँ पर बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम क्या चेक करते हैं कि इस तरह से हमारा रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं। तो इनपुट हमारी जैसे इंक्रीज़ होगी जो है, उसके साथ साथ ही हमारे नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस भी इंक्रीज़ होते जाएंगे किसी भी प्रोग्राम के, और नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस क्या करेंगे, हमारे रनिंग टाइम को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे। इसको एक मिसाल से भी यहाँ पर देखते हैं। कंसीडर द टास्क ऑफ सॉर्टिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। इफ़ द लिस्ट कंटेन ओनली फ्यू नंबर्स द टास्क माइट बी क्विक। यहाँ पर बेसिकली वो कह क्या रहा है कि हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ पर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली कुछ रैंडम नंबर्स हैं, हमारे पास 3 और 8। तो ये हमारे पास एक लिस्ट थी, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास फ्यू नंबर्स हैं, तो इन नंबर को हमने सॉर्ट करना है। हमारी बेसिकली लिस्ट टास्क क्या है हमारे पास, सॉर्टिंग ए लिस्ट। तो बेसिकली सॉर्ट में क्या करना होगा, या तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ हम इसे सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हमारी इनपुट कितनी है, 1 2 3 4 5, ये बेसिकली हमारे पास हमारा डेटा है। तो वो कह रहा है कि इफ़ द लिस्ट कंटेन ओनली ए फ्यू नंबर्स, हमारे पास बहुत ही कम नंबर्स हैं, द टास्क माइट बी क्विक। हमारे पास जो हमारी इनपुट फ़र्ज़ कर लें, इसे आप इनपुट डेटा कंसीडर करें, तो ये इनपुट डेटा जो है बहुत ही शॉर्ट है, तो हमारा जो टास्क है, हमारा जो रन टाइम होगा वो बहुत ही क्विक होगा। हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कम है, तो हमारे पास ये जो है बहुत ही जल्दी से क्विकली ये हमारे पास लिस्ट सॉर्ट होकर आ जाएगी। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ नंबर्स इज़ इंक्रीज, द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट देम आल्सो इंक्रीज। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये जो सॉर्टिंग की लिस्ट है इसे हम 1000 तक ले जाते हैं, हमारे पास फ़र्ज़ कर लें 1000 तक ये लिस्ट इंक्रीज़ कर जाती है, तो इसके ऊपर जो रन टाइम लगेगा, रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम है, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी allows us to predict how this run time scale with the input size। ये बेसिकली हमें क्या प्रेडिक्ट करके देती है कि हमारी इनपुट जो है, हमारी बेसिकली जो इनपुट हम दे रहे हैं वो इनपुट हमारे एल्गोरिदम को इस तरह से उसके रन टाइम को इंक्रीज़ कर रही है, उस स्केल को बेसिकली मेजर करने में हमारी मदद करती है। तो ये था हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो अब हम देखेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में। बिग ओ नोटेशन क्या होती है, बेसिकली बिग ओ नोटेशन किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का वे है कि हमने किसी भी एल्गोरिदम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसे हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हमें बिग ओ नोटेशन बताती है। तो बेसिकली हम अगर किसी एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हमने कैपिटल ओ लिखना है, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी किसी भी एल्गोरिदम की। तो ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हमें कंपेयर करने में, किसी दूसरे एल्गोरिदम के साथ हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करने में हमें मदद देगी। तो इसे रीड आउट करते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिग ओ नोटेशन इज़ ए मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। बेसिकली बिग ओ नोटेशन क्या है, हमारे पास एक मैथमेटिकल वे है जिसके ज़रिए से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड एन अपर बाउंड ऑन द टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक टू कंप्लीट एज द इनपुट साइज ग्रोज। बेसिकली यहाँ पर अपर बाउंड ऑन द टाइम एन एल्गोरिदम से क्या मुराद है कि हमारे पास जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिदम की चेक की जाती है तो एल्गोरिदम की जो वर्स्ट कंडीशन होती है, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे क्या मुराद है, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से हमें सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट है 1। तो जब हमारी जो है
एल्गोरिदम इसके ऊपर अप्लाई होगा सर्चिंग का, हमने सबसे छोटे को ढूंढना है। तो एल्गोरिदम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाकर वो जो है सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढ लेगा। लेकिन हम जब भी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम इस पूरी की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम पहले एलिमेंट से लेकर लिस्ट के आखिरी एलिमेंट तक जो है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मे बी जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो सबसे एंड पर हो। तो हमने चेक लाजमी करना है। यहाँ पर अगर हमें एक मिल गया है लेकिन फिर भी हम अगले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम चेक करेंगे, उन्हें हम काउंट करेंगे। तो इससे बेसिकली होगा क्या, हम वर्स्ट केस ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि ये 1 हमें फर्स्ट पर मिल जाता, यहाँ पर ये 1 पड़ा होता, तो हमारा जो ऑपरेशन है वो एक ही परफॉर्म होता और हमें जो है हमारी डिज़ायर आउटपुट मिल जाती। लेकिन हमने ये वैल्यूज़ को भी, इन वैल्यूज़ को भी अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट करना है। मे बी हमारी जो वैल्यू है वो एंड पर हो। तो हम वर्स्ट केस के लिए अपर बाउंड ऑन द टाइम एंड एल्गोरिदम से मुराद भी यही है कि हम क्या करते हैं, हम वर्स्ट केस परफॉर्मेंस किसी भी एल्गोरिदम की मेजर करते हैं कि वो एल्गोरिदम कहाँ तक जो है एक्शंस को परफॉर्म करेगा। ये मैटर नहीं करता कि हमें जो हमारी डिज़ायर आउटपुट है, फ़र्ज़ कर लें हमने एक है हमारा, इसके इक्वल हमें कुछ चाहिए था तो वो हमें यहीं पर मिल गया। लेकिन जब हम इस पूरे की टाइम कम्प्लेक्सिटी को काउंट करेंगे तो हम इसकी हम लिस्ट की हर जो एलिमेंट है उसको चेक करेंगे। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होगी, इस ओवरऑल लिस्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी ली जाएगी, ना कि स्पेसिफिक एलिमेंट की। उसके बाद दिस नोटेशन हेल्प इन कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स बाय गिविंग ए क्लियर पिक्चर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। हम जब टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिदम की मालूम कर लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको किसी दूसरे एल्गोरिदम के साथ जो कि कोई और एल्गोरिदम हो सकता है उसके साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और हमारे सामने एक क्लियर इमेज आ जाएगी कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा है। तो अब हम बिग ओ नोटेशन की वर्किंग को देखते हैं। बिग ओ नोटेशन कैसे वर्क करती है। Big O notation use symbols to describe how the runtime of an algorithm change with the size of input। जैसे जैसे हमारी साइज ऑफ इनपुट जो है वो चेंज होगा, रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम कैसे चेंज होगा, ये हमने बिग ओ नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उन्हें भी रीड आउट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ओ, बिग O1, ये बेसिकली है कांस्टेंट टाइम। इसको पढ़ लेते हैं और इसे समझते हैं। द रन टाइम रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज। बेसिकली इसमें दो काम हो रहे हैं। जो रनिंग टाइम है, जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा, और उसके बाद दूसरा काम क्या है, इनपुट साइज़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा। हमारे पास जो कांस्टेंट टाइम होगा इसमें क्या होगा, हमारी इनपुट साइज़ के ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे, और दूसरा क्या होगा कि हमारा रन टाइम जो है एल्गोरिदम का, रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप अगर एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ प्रिंट कर देते हैं, फ़र्ज़ कर लें हेलो वर्ल्ड आप लिख देते हैं। तो अब आप इस स्टेटमेंट को आप 1000 बार भी लिखें, ये सादा सी मिसाल है। अगर प्रिंट स्टेटमेंट को आप 1000 बार भी लिख दें तो उससे ना तो एल्गोरिदम का रन टाइम चेंज होगा, और इसमें ये इनपुट पे भी डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि ये फिक्स साइज़ है तो ये इनपुट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही। तो ये टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें जो हमारा रन टाइम है, नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस चेंज नहीं हो रहे। एक फ़िक्स्ड इनपुट है 1000, हमने स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना है। वो 1000 स्टेटमेंट में जो रन टाइम है एल्गोरिदम का वो सेम रहेगा, चाहे आप 1 स्टेटमेंट लिखें चाहे 100 लिखें प्रिंट की स्टेटमेंट, उनमें जो हमारा रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम है वो सेम रहेगा, और हम इनपुट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहे। इस तरह से और भी बहुत सारी हमारे पास ऐसे एल्गोरिदम्स हैं या ऐसा कोड होता है जिसमें हमारा टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम जो है वो चेंज नहीं होता, वो ऑलवेज सेम रहता है, और हमारे पास हम इनपुट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहे होते। चाहे हमारी मिलियंस ऑफ स्टेटमेंट्स हों तो उसमें हमारा जो टाइम होगा वो सेम रहेगा, और हम इनपुट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है बिग ओ नोटेशन एन। ये बेसिकली हमारे पास होता है लीनियर टाइम। इसको रीड आउट कर लेते हैं। द रन टाइम ग्रो लीनियरली विद द इनपुट साइज। यहाँ पर बेसिकली जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो उसी सीक्वेंस के साथ हमारी जो रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम है या नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगे। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू हो जाती है 1, और हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस होंगे वो भी 1 होंगे। जब हमारी n की वैल्यू 2 होगी तो नंबर ऑफ़ ऑपरेशन भी 2 हो जाएंगे। जब हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी तो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस भी 3 हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, लीनियरली हम इसके अंदर चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
Suppose there are n students in a college, each with unique student ID. If we need to find a specific student by searching algorithm, the list of all n students, the time it takes depend on the number of students, hence it is linear. हमारे पास स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, तो उसके अंदर से हमने फर्ज कर लें स्टूडेंट हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से हमने एक को सर्च करके निकालना है। तो हमें पता है कि हम वर्स्ट कंडीशन को देखते हैं बिग ओ नोटेशन के अंदर। तो हमारा जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं, और नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस भी कितने होंगे, वो भी 10 ही होंगे। तो इसे हम कहते हैं लीनियर टाइम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ, और ब्रैकेट्स के अंदर हम n लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पर इसको मैं डायग्राम के ऊपर भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पर हमारे पास इनपुट साइज़ होती है x एक्सेस के ऊपर, और यहाँ पर y एक्सेस के ऊपर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस होते हैं या रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम होता है। तो यहाँ पर ये हमारी जो है लीनियर हमारे पास एल्गोरिदम का टाइम है। यहाँ पर अगर हमारे पास 1 होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हैं वो भी 1 होंगे। तो यहाँ पर देखें, जब लीनियर को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू x और f ऑफ x, क्योंकि y जो है हमारे पास वो इक्वल है x के, तो हम यहाँ पर y f ऑफ x लेंगे इज़ इक्वल टू x, और f अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो है हमारे पास इनपुट साइज़ डालें फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास वो इक्वल आएगा नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस के। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं बिग ओ नोटेशन, और यहाँ पर हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस। इतना हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी इसके ऊपर लगेगी। तो ये हमारे पास हो जाता है लीनियर टाइम, इसे हम कहते हैं लीनियर टाइम, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारी स्ट्रेट लाइन होती है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के दरमियान में। आगे हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम क्या होता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द रन टाइम इंक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ इनपुट साइज। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हैं वो स्क्वायर की फॉर्मेट के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। हमारी इनपुट जो है, जब हम इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हैं या नंबर ऑफ़ रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम है वो हमारा स्क्वायर की फॉर्मेट के अंदर इंक्रीज़ करेगा। बेसिकली जब हम नेस्टेड लूप्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उस वक्त क्वाड्रेटिक टाइम जो है कैलकुलेट होता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक वाइल लूप लिखी, तो वाइल लूप के अंदर आपने डबल एक और वाइल लूप लिख दी, तो 2 वाइल लूप्स हो जाएंगी, तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइम होगा। इसको मैं सादा मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ कर लें कि आपने n की वैल्यू जो है वो 10 की, n की वैल्यू जब आपने 10 की तो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस जो थे, नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस आपके 100 हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस आपके इतने बढ़ जाएंगे। इसी तरह जब आप n की वैल्यू आप करेंगे 100, तो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस आपके पास 10,000 हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस आपके पास 10,000 हो जाएंगे। ये नेस्टेड लूप है। एक लूप के अंदर जब आप एक और लूप लिखते हैं तो उसको आप पाइचार्म के ऊपर परफॉर्म करके देखिएगा और उसके ऑपरेशंस को कैलकुलेट कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे। तो यहाँ पर हम जब भी n लेंगे तो n की जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस होंगे वो उसका स्क्वायर होंगे। जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस होंगे वो n की वैल्यू का स्क्वायर होंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पर क्या दी गई है उसे भी रीड कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कंसीडर ए सिनेरियो वेयर n स्टूडेंट इन ए कॉलेज आर पार्टिसिपेटिंग। n स्टूडेंट से मुराद फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 10 स्टूडेंट हमारे पास हैं इन ए प्रोग्रामिंग कंपटीशन। एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, उसके अंदर 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, एंड वी वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट टू डिटरमाइन द बेस्ट टीम। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट थे, तो हमने हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है। तो अगर 10 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट को दूसरे के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, एक स्टूडेंट को बाकी 9 के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर दूसरे को बाकी 9 के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर तीसरे को भी बाकी 9 के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो ये नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के लिए 100 नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम। इसकी रिप्रेजेंटेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो ही आप इनपुट साइज़ आपकी थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो ये नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस बहुत हाईली जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। ये हमारे पास वर्स्ट समझने के सबसे, इसे हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक टाइम, जिसमें नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक टाइम क्या होता है, इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द रन टाइम ग्रोज लॉगरिथमिकली मीन्स इट इंक्रीज वेरी स्लोली रिलेटिव टू द इनपुट साइज़। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इनपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो
रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम था या नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे वो वेरी स्लोली इंक्रीज़ कर रहे थे। जो जो हम इनपुट साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरी स्लोली हमारा रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम या नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज़ कर रहे थे। यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा था, लीनियर टाइम के अंदर, लीनियर टाइम में बेसिकली जैसे जैसे हमारा इनपुट इंक्रीज़ कर रही थी, हमारा रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम वैसे वैसे ही बढ़ रहा था। यहाँ पर डबल हो रहा था जैसे ही हमारी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इनपुट हमारी इंक्रीज़ कर रही थी तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम इंक्रीज़ कर रहे थे क्वाड्रेटिक टाइम के अंदर। जबकि लॉगरिथमिक टाइम के अंदर क्या हो रहा है, इसमें जो जो हम इनपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे जो रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम है वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ करेगा या रिड्यूस कर जाएगा। तो ये हमारे लिए एफिशिएंट होता है लार्ज इनपुट के लिए। बहुत जहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी इनपुट होगी वहाँ पर हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने एक नंबर को ढूंढना है, एक नंबर को सर्च करना है 1 से 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास एक नंबर को हमने सर्च करना है, एक नंबर को ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली इनपुट क्या होगी, इज़ इट ग्रेटर देन 50, क्या आपका नंबर जो है वो 50 से बड़ा है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारा नंबर जो है 50 से छोटा है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 50, तो हमारे पास जो हमारा नंबर है वो 50 से क्या है, छोटा है। अब हमारी जो ये जो आधी हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन जो यहाँ पर खर्च होने थे, जो यहाँ पर रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम खर्च होना था वो ये निकल गया। ये वाला हमने रिड्यूस कर दिया एक इनपुट से। इस एक इनपुट से क्या हुआ, हमारी नंबर ऑफ ऑपरेशंस या रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम क्या हुआ, हाफ रिड्यूस हो गया। नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे वो हाफ इंक्रीज हो गए। अब हमारे पास जो सर्चिंग होगी 1 से 50 के दरमियान होगी। तो हम अब कहते हैं इज़ इट लेस देन 25, तो क्या ये 25 से छोटा है। फ़र्ज़ कर लें वो 25 से बड़ा है। तो यहाँ पर है 25, यहाँ पर 25, तो फ़र्ज़ कर लें वो बड़ा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास आउट हो गया, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस में से निकल गया। नंबर ऑफ ऑपरेशंस में से क्या हुआ, ये आउट हो गया। तो हमारे पास बेसिकली 25 ऑपरेशंस बच गए, 25 ऑपरेशंस बाकी बच गए जो हमने परफॉर्म करके अपने नंबर को निकालना है। तो जो जो हम इसके अंदर इनपुट देते जाते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो वेरी स्लोली इंक्रीज करते हैं या रिड्यूस कर जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक टाइम। तो अब हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को रीड आउट करेंगे। ये बेसिकली एल्गोरिदम एनालिसिस का दूसरा पार्ट है जो कि हमें ये बताएगा कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कितना एफिशिएंट है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी को रीड आउट करते हैं और फिर इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस एन एल्गोरिदम यूज चेंजेस एज द साइज ऑफ इनपुट डेटा इंक्रीज। बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमें बताएगी कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो कितनी मेमोरी को यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी रैम में से वो यूज़ कर रहा है एल्गोरिदम को परफॉर्म करवाने में, या एल्गोरिदम को जो है उसकी आउटपुट जनरेट करने में वो कितनी मेमोरी को हमारे पास यूज़ कर रहा है। वो भी हमारे पास जो है डिपेंड कर रही होगी इनपुट डेटा के ऊपर। जो हमारी हमारी मेमोरी है जो एल्गोरिदम यूज़ करेगा वो डिपेंड करेगी हमारे पास इनपुट डेटा। जैसे जैसे हमारा इनपुट डेटा इंक्रीज़ करता जाएगा हमारी एल्गोरिदम की जो मेमोरी यूज़ करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि जो इनपुट डेटा होता है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी नहीं होता। फ़र्ज़ कर लें आप एल्गोरिदम के अंदर जो भी हमने इनपुट करना है वो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट नहीं होता। स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो कि हमारा एल्गोरिदम यूज़ करता है। जो मेमोरी हमारा एल्गोरिदम यूज़ करेगा अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए, जो मेमोरी एल्गोरिदम ने यूज़ करनी है रैम में से, उसको हम कहेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ना कि जो हम इनपुट कर रहे हैं। तो इसकी मिसाल को भी हम जो है देख लेते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड अच्छे से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एल्गोरिदम नीड टू स्टोर ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी टेल अस हाउ मच मेमोरी विल बी रिक्वायर एज द वॉल्यूम ऑफ नंबर्स इंक्रीज। हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो फ़र्ज़ कर लें हम एक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इसको मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 4। ये लिस्ट है हमारे पास, ये हमारे पास होगी, इसे हम फ़र्ज़ कर लें ए का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास इनपुट है। अब ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है इस मेमोरी को हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं करेंगे, ये हमारी इनपुट है।
तो ये इनपुट जितनी भी इंक्रीज़ करती जाएगी, हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की बढ़ती जाएगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी किस मेमोरी को कहा जाता है, वो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर मैं एक बी लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास इनपुट है, ये लिस्ट इनपुट है, इसको इसमें मैंने हर एक एलिमेंट के अंदर 2 को प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारा एल्गोरिदम क्या करेगा, एक और लिस्ट को बनाएगा यहाँ पर उसी के साइज़ की, और उसके अंदर 2 के अंदर हमने ऐड कर दिया, 1 के अंदर हमने ऐड किया 2, तो हमारे पास 3 हो गया। 2 के अंदर हमने 2 को ऐड किया तो 4 हो गया। 3 के अंदर हमने 2 को ऐड किया 5 हो गया, और 4 के अंदर हमने 2 को ऐड किया तो हमारे पास 6 हो गया। तो यहाँ पर हमने हर नंबर के अंदर हमारे एल्गोरिदम ने क्या किया, लिस्ट के हर एलिमेंट के अंदर 2 को ऐड किया। अब जो ये वाली लिस्ट हमारे पास बनकर आई है, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट होगी। ये वाली, इसे हम बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस या एक्सिलरी स्पेस भी कहा जाता है। अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक्सिलरी स्पेस के बारे में पूछा जाता है। तो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी उस मेमोरी को हम कहेंगे, रैम की उस मेमोरी को कहेंगे जो हमारा एल्गोरिदम यूज़ करेगा, और उसको यूज़ करके हमें जो आउटपुट या हमारे पास जो प्रोसेस के दौरान जो एल्गोरिदम मेमोरी को इस्तेमाल करेगा, उस मेमोरी को हम कहेंगे, उस मेमोरी को हम काउंट करेंगे और उसे हम कहेंगे किसी भी एल्गोरिदम की स्पेस कम्प्लेक्सिटी।